हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। इससे पहली वाली कक्षा में आपने देखा प्रत्यय और स्वर संधियों के बारे में देखा, व्यंजन संधि के बारे में देखा। आज की कक्षा को हम विसर्ग संधि से प्रारंभ कर रहे हैं। विसर्ग संधि के यहाँ पे देखते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि मैं विसर्ग से प्रारंभ कर रहा हूँ। कुछ कुछ बातें हो सकती हैं आपको लगे कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही, कैसे हो रही क्या, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। हमारे वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी चीज बातें वो वहां पे बताई जा चुकी हैं। अब देखते हैं विसर्ग संधि के कुछ उदाहरण, उसके बाद उनके एक एक नियम देखेंगे और कितने प्रकार से इसमें संधि वगैरह होता है। तपह धन भूमि, तपह प्लस भूमि बराबर तपोभूमि। निह आहार बराबर निराहार। निह आपद बराबर निरापद। तो आप पूछ सकते हैं कि यहां पर तो विसर्ग लगा हुआ है, तो यहां विसर्ग गायब कैसे हो गया। यहां पर भी विसर्ग लगा है, इसकी जगह र आ गया। यहां पे विसर्ग लगा, वहां भी र आ गया, यहां जो है ओ आ गया, तो यह कैसे हुआ। इन सारे प्रश्नों का ही जवाब हम आपको आगे इस क्लास में देने वाले हैं। इसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, उन नियमों को चलिए देख लेते हैं। नियम नंबर 1 के अनुसार क्या है देखते हैं यहां पे। जब कभी विसर्ग जब कभी विसर्ग के पूर्व यानी कि पहले अवर्ण एवं बाद में अवर्ण या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए अथवा य, र, ल, व, ह वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ वर्ण हो जाता है, जैसे यहां तपोभूमि में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यह बहुत आसान संधि होती है, लेकिन इसके जो नियम होते हैं, बस इसमें कुछ कुछ बातों को आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ण किस वर्ण में परिवर्तित होगा। बस इतनी सी बातें याद रखनी होती हैं। इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। यशः गान, यहां पर विसर्ग है, आप देख रहे हैं, तो यह क्या हो गया, यहां पर ओ आ गया, यशो गान। मनः हर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, मनोहर। मनः योग, मनो योग। नियम नंबर 2 क्या कहता है, जब कभी विसर्ग के पूर्व यानी कि पहले अ आ वर्ण को छोड़कर, यानी कि ये दोनों नहीं आने चाहिए, इसके अलावा दूसरा वर्ण स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा यर ल व ह या कोई दूसरा स्वर हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का र वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यहां पे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तो आप समझ रहे होंगे, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो जानते ही होंगे, ज्यादातर लोग। जैसे क वर्ग, च वर्ग, तो क में क्या है, जो 5 अक्षर आते हैं, क ख ग घ अंग, च में च छ ज झ इया, तो इनको क्रम अनुसार यह बोला जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा वगैरह। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं नियम नंबर 2 के। दुह उपयोग, तो दुह उपयोग तो आप लोग नहीं लिखते होंगे कहीं, दुरुपयोग ही लिखा जाता है, तो यह क्या हो गया, यहां पर र में वह परिवर्तित हो गया। ठीक है, र में परिवर्तित हो गया। बहिमुख, तो यहां पे भी र में बहिर्मुख हो गया। निहजन, निर्जन, यानी कि लोग जहां नहीं है। निह आधार का इसका क्या हो गया, निराधार हो गया। दुहजन का दुर्जन हो गया। पुनः जन्म का पुनर्जन्म हो गया। नियम नंबर 3 की बातें करते हैं। जब कभी विसर्ग के पूर्व कोई स्वर उपस्थित हो तथा बाद में च, छ, श वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का श वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण है, देखते हैं। जैसे दुह धन चरित्र, तो इसका क्या हो गया, दुष्चरित्र हो गया। निश्छल, तो इसका क्या हो गया, निश्छल हो गया। निश्चल, तो इसका क्या हो गया, निश्चल हो गया। हरिश्चंद्र,
इसका क्या हो गया? हरिश्चंद्र हो गया। निश्चय, इसका क्या हो गया? निश्चय हो गया। तो यहां आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी इतनी बातें। सामान्यतया जो यहां से पूछे जाते हैं प्रश्न, एक दो प्रश्न या कभी कभी नहीं भी होता है, विसर्ग संधि से जरूर प्रश्न आता है, क्योंकि ज्यादातर जो जटिलता देखी जाती है वो आपको विसर्ग में देखेंगे, अयादि में देखेंगे, ठीक है, इन्हीं संधियों में ज्यादा देखा जाता है। अब नंबर 4 में देखते हैं, कुछ और भी ऐसे नियम हैं जो जानने चाहिए आपको। तो कह रहे हैं कि जब कभी विसर्ग से पूर्व या पहले ई, छोटी ई, छोटा ऊ वर्ण तथा बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ वर्ण में से कोई वर्ण उपस्थित हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रत्येक वर्ग का, सिवाय च वर्ग को छोड़ के, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण प्रयोग किया जा रहा है। ये प वर्ग के 2 हो गए, ट वर्ग के 2 हो गए, क वर्ग के 2 हो गए। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का श वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दुह प्रकृति का क्या हो गया? दुष्प्रकृति हो गया। निह पाप का क्या हो गया? निष्पाप हो गया। दुख खचित का क्या हो गया? दुखचित हो गया। निह कपट का क्या हो गया? निष्कपट हो गया। चतुष्पद का हो गया चतुष्पद। नियम नंबर 5 भी है इसमें, वो देखते हैं। जब कभी विसर्ग के बाद त अथवा थ वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का स वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दुह साहस का क्या हो जाता है? दुस्साहस। नमः ते, आप लोग बोलते हैं ना नमस्ते। निह तेज, निस्तेज। दुहतर, दुस्तर। नियम नंबर 6 में विसर्ग के लोप से संबंधित कुछ नियम है जो देखते हैं। जब विसर्ग समाप्त होगा, जब कभी विसर्ग के बाद छ वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग लुप्त यानी कि समाप्त हो जाता है तथा उसके स्थान पर च वर्ण का आगम हो जाता है। जैसे छत्र, धन, छाया। यहाँ छत्र, तो इसका क्या हो जाएगा? छत्र छाया। बोलने में जो सामान्य तौर पे प्रयुक्त किया जाएगा, छत्र छाया। अनुच्छेद होता है, लेकिन जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं या जो है जैसे कुछ ऐसी बातें, तो उसमें अनुच्छेद शब्द का उल्लेख होता है। जब कभी विसर्ग के बाद र वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा विसर्ग के पूर्व यानी कि पहले वाला वर्ण स्वर दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? देखिए, निह रस, यहां पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, यहां निरस हो गया बड़ी की मात्रा के साथ। फिर यहां निह रोग है और यहाँ पे निरोग हो गया। तो बहुत सारे लोगों, आप में से कई सारे ऐसे लोग निरोग या फिर हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां बहुत करते हैं। तो यहाँ तो भले बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब आप इसको संधि कर देंगे तो यह निरोग होगा। ठीक है, निरोग इसको लिखा जाना चाहिए। जब कभी विसर्ग के पूर्व अ अथवा आ वर्ण हो तथा विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न स्वर उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप यानी कि समाप्त हो जाता है। जैसे अतः धन एव, क्या बनेगा इसका? अतएव बनेगा, अतएव। नियम नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है कि विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। तो यह कैसा नियम है देखते हैं। जब कभी विसर्ग के पूर्व यानी कि पहले अ वर्ण उपस्थित हो और बाद में क अथवा प वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतःपुर, अंतःपुर हो जाएगा। प्रातः काल, प्रातः काल हो जाएगा। तो यहां पर क्या है ना कि देखिए, भ्रमात्मक स्थिति बन सकती है, इसलिए जो परीक्षक होता है उसकी नजर में ऐसे स्थान हॉट स्पॉट के तौर पर या कहा जाए तो उनके लिए यह काफी आसान होता है कि बच्चे के लिए चुनौती पैदा कर दी जाए। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी आप इस तरह के पढ़ रहे हैं तो उनके प्रश्नों को यानी कि उस टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ें कि परीक्षक घुमा फिरा के कहीं से भी प्रश्न बनाए, आपको फंसा ना पाए। बस यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। नमः
तथा पुरः में उपस्थित विसर्ग का स्ववर्ण में परिवर्तन हो रहा है। जैसे जब आप पुरः कार देखते हैं तो यह आगे मिलके क्या बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। नमः कार का क्या बन जाता है, नमस्कार बन जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, जो विसर्ग था वह परिवर्तित हो गया स में। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे यहाँ पे परिवर्तन हो, अवर्ण से संबंधित और आवर्ण से संबंधित। पहले इन दोनों को देख लेंगे, उसके बाद क्रमशः ई उ इत्यादि। अंततो गत्वा, अंततो गत्वा का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अंततः गत्वा। ठीक है, यह हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आपसे विच्छेद पूछ लेगा तो कभी कभी संधि पूछ लेगा, इसलिए इस तरह के दोनों उदाहरणों को आपको पता होना चाहिए। अधोमुखी, अधः धन मुखी, अधोमुखी, अधः सॉरी अधोगामी, अधः और गामी, अधोभाग, अधः भाग, अंतस्ताप, अंतरताप, अनुष्ठान, अनुस्थान, अन्वेषण, अनुधन ऐषण, अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी। आ का क्या होता है देखिए, आकृष्ट, आ धन सॉरी आकृष्ट धन त, आश्चर्य, आश्चर्य, आशीर्वाद, आसिह धन वाद, आध्यात्म का आधि धन आत्मिक। अब सोचिए कि यूपी पीसीएस के जो सी सेट का पेपर होता है उसमें इसी तरह के 2 नंबर के आपके तय होते हैं कि अगर इस तरह से आपने हल कर लिया तो 2 नंबर आपको मिल जाने होते हैं, और ये फ्री के नंबर हैं। आत्मोत्सर्ग, आत्म धन उत्सर्ग, आनंदातिरेक, आनंद धन अतिरेक। उसी तरह ई वर्ण में आएगा इतस्तः, इतस्ततः, इतः धन तः, इतस्ततः, इतः धन तः इत्यादि, इति धन आदि। ईश्वर, ईश धन वर। उवर्ण का क्या होगा, उच्छिष्ट, उत धन शिष्ट, उत्तेजना, उत धन तेजना, उन्नति, उत धन नति, उल्लंघन, उत धन लंघन, उल्लेख, उत धन लेख। क्या होता है कि अगर आपने संधि नहीं पढ़ी है, अगर आपको नहीं पढ़ता संधियों के बारे में, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उल्लंघन का बताइए, तो जो सामान्य व्यक्ति है जिसने कभी इस नियम को नहीं पढ़ा है, उसे नहीं पता, वो क्या कर देगा, वो करेगा उल धन लंघन हो जाएगा। और क्या होगा, इससे ज्यादा यही होगा विक्षेप। उससे कहाँ पता रहेगा कि यहाँ पे अंत में त होना है, उत धन लंघन। इसलिए आप इसको नियम को अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी सामान्य गलती आप परीक्षा में नहीं करेंगे। उच्चारण का उत धन चारण, उपासना का उपधन उपास, उपधन आसना इत्यादि। इसी तरह बड़े ऊ का भी है, अय का भी है और क वर्ग से संबंधित भी है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एक एक दो दो उदाहरण देखता चलूंगा, क्योंकि अंततः आपको पीडीएफ देनी पड़ती है, तो इसलिए कुछ उदाहरण आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग प्रैक्टिस तो करेंगे इसी बहाने। क्रमांक, क्रम धन अंक, कुशासन, कुश धन आसन, कुसुमाकर, कुसुम धन आकर, कारागार, काराधन आगार, गिरीश, गिरधन ईश, गंगेश्वर्य, गंगाधन ऐश्वर्य, गीतांजलि, गीत धन अंजलि, कृपाकांक्षी, कृपाधनाकांक्षी, खगाश्रय, खग धन आश्रय, घड़घड़ाहट, घड़घड़ आहट, गवेषणा, गोधन ऐषणा। चौवर के संबंधित क्या रहेगा, जैसे चूड़ांत, चूड़ाधन अंत, चिन्मय, चित धन मय, चतुष्कोण, चतुर्धन कोण, छोट भैया, छोटा भैया, जीर्णोद्धार, जीर्णोधन उद्धार, जितेंद्रिय, जित धन इंद्रिय, जनाकीर्ण, जनधन आकीर्ण। उसी तरह टॉवर के कुछ उदाहरण यहाँ है, जैसे डिठौना, डीठ धन औना, ठीक है, ठाड़ेश्वरी, ठाड़ धन ईश्वरी। इसी तरह तवर्ग का है, यहाँ पर तवर्ग में तो एक यहाँ पे लंबा चौड़ा चल रहा है लिस्टिंग, देखिए, ठीक है।
हाँ, इसी तरह प वर्ग का है, जैसे प्राप्तोदक, प्राप्त धन उदक, प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण, पत्रांक, पत्र धन अंक, पुरावशेष, पूरा धन अवशेष, फलाहार, फल धन आहार इत्यादि। इसी तरह से ढेर सारे उदाहरण दिए गए हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग वीडियोस देखते चलिए, साथ ही साथ पीडीएफ को बार बार रिवीजन करिए। बार बार का मतलब जितनी बार संभव हो। य र ल व, अगर नौकरी पानी है तो संभव बनाना पड़ेगा। अगर आपके मन में ख्याल आता हो कि एक दो बार हमने पढ़ लिया और उसके बाद तो कंठस्थ हो गया, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है और यही आपको परीक्षा से बाहर कर देगी, इतना तो तय है। इसलिए किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को जब तक आप 8 से 10 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक मान के चलिए कि वह काफ़ी सामग्री आपके एग्जाम हॉल तक ले जाने के लायक नहीं बनी है। यर लव संबंधित कुछ देखते हैं, जैसे युगांतर, युग धन अंतर, यातायात, यात धन आयात, लंबोदर, लंब धन उदर, यशोदा, यशः धन दा, व्यापकता, वी धन आपकता, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रधन अध्यक्ष, वृद्धावस्था, वृद्ध धन अवस्था इत्यादि। ये सारे उदाहरण हैं। श, श, स, ह का देखते हैं। शताब्दी, सतः, सत धन अब्दी, शताब्दी होगा। सीताकुल, सीताकुल, सच्छास्त्र, सत धन शास्त्र, शरत चंद्र, शरत धन चंद्र, षणमास, षट धन मास इत्यादि। हर्षातिरेक, हर्ष धन अतिरेक, साभिलाष, स अभिलाष, षड दर्शन, षट धन दर्शन। अब चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, समास। ठीक है, समास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संधि या बाकी हिस्से, क्योंकि यह भी हिंदी व्याकरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करता है। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, अगर हिंदी से प्रश्न वहां पूछे जा रहे हैं, तो समास से प्रश्न अवश्य आएंगे, चाहे एक आए या दो आए। इसमें भी कुछ ऐसे समास होते हैं वहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, तो क्रमबद्ध अध्ययन में हमारे हम एक एक करके बढ़ रहे हैं, और जो भी लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वह तैयारी का एक अच्छा तरीका होता है। पंडित कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं, दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों में से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। जब दो शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसे समास कहते हैं। कभी आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि सामासिक संस्कृति है भारत की। तो सामासिक संस्कृति का क्या मतलब हुआ? दो अलग अलग संस्कृतियां आके जब मिल रही हैं तो ये अपना व्यक्तिगत काफी कुछ चीजें ड्रॉप कर देती हैं, छोड़ देती हैं, तो उसे सामासिक संस्कृति कहा जाता है। यह बहुत कम देखा जाता है कि जब दो संस्कृति, दो व्यक्ति, दो व्यवहार, दो चीजें मिलें और दोनों का अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व भी रहे और कोई नई चीज बन के आए। ठीक है, संभवतः यह देखा गया, सामान्यतः होता है, दोनों की कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समाप्त करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो वही यहां कह रहे हैं कि अपने शब्द अपनी विभक्ति को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से निर्मित शब्द को सामासिक शब्द कहा जाता है। सामासिक शब्द को उनकी विभक्ति के साथ पुनः लिखना विग्रह कहलाता है। समास शब्द सम उपसर्ग लगाकर अस धातु से बना है। कभी कभी केवल इतना पूछेगा कैसे इस शब्द का निर्माण हुआ है। इसका प्रायः वही अर्थ है जो संक्षेप शब्द का, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख ध्येय है। समास के भेद मुख्यतः 4 भेद हैं और 15 उपभेद हैं इसके। ध्यान रखिए, 4 केवल भेद हैं लेकिन 15 उपभेद भी बताए गए हैं अलग अलग
लोगों के द्वारा। तो पहले देखते हैं यहां पर आप देखोगे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये तो हो गए। अब जो तत्पुरुष समास है इसके कई उपभेद हैं, जैसे उपपद तत्पुरुष, नई तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, अलोक तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, मयूर व्यंग्यसकादि तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। कभी कभी लोग कर्मधारय और द्विगु को एक स्वतंत्र समास की श्रेणी में भी रख देते हैं, लेकिन यहां पर जो विवेचन दिया जा रहा है आप इसे प्रमाणित मान के चलें, और कुछ गलत नहीं है, बस नियमों को आप याद रखें तो बेहतर होगा। उसके बाद है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि के भी कई भेद हैं, जैसे समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। द्वंद्व को भी तीन भेद हो जाते हैं, कौन कौन से? इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक द्वंद्व। तो ये इनके भेद हैं। नोट देखते हैं क्या कह रहा है। कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसलिए सामान्यतः समास के 6 भेद स्वीकार किए जाते हैं। ऊपर केवल 4 बताए हैं, मैंने बताया कभी कभी इसको भी स्वतंत्र रूप से लोग मान बैठते हैं। अब देखते हैं पहले अव्ययी भाव समास, उसके बाद धीरे धीरे करके सारे समासों को देख रहे हैं। जिस जिस समास का पहला पद, ध्यान रखिएगा जब पहला पद या पूर्व पद या उत्तर पद की हम बात करेंगे तो जैसे 2 पद है, मान लीजिए आप बात करेंगे कि राजपुरुष, आपने बात किया राजपुरुष, तो जब राजपुरुष की बात करेंगे तो इसमें राज धन पुरुष 2 शब्द हैं, या इसका अर्थ होता है राजा का पुरुष। ठीक है, इसका अगर आप कायदे से राजा का पुरुष, तो राज पुरुष में पहला जो राज है ये पहला पद हुआ या पूर्व पद हुआ, और जो पुरुष है वह उत्तर पद हुआ या बाद का पद हुआ। तो यहां क्या कह रहे हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, मुख्य हो और अव्यय हो, ठीक है, तथा उत्तर पद गौण हो, सेकेंडरी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में व्यवहृत होता है, यानी कि व्यवहार के रूप में प्रयोग होता है। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। अनजाने, आजन्म, प्रतिदिन, यथाशक्ति, धीरे धीरे इत्यादि। यहां पर देखिए किस तरह से अव्यय का भी प्रयोग हुआ है और किस तरह से एक अच्छा उदाहरण दिख रहा है। तत्पुरुष समास की बात कर लें और इसके भेदों की। जिस समास का पूर्व पद गौण हो, ध्यान रखिएगा पहले वाले में क्या था, कर्मधारय पूर्व पद जो था वह, ध्यान रखिए अव्ययी भाव में पूर्व पद जो था वह प्रधान था और उत्तर पद गौण था। यहां क्या कह रहे हैं, पूर्व पद गौण होगा, उत्तर पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में प्रथम पद बहुधा संज्ञा व विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। इसके विग्रह में कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगती हैं। ये 6 भेद बताए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष इत्यादि। कर्म तत्पुरुष की अगर जब बात करें तो इस प्रकार के समास में कर्म कारक की विभक्ति को लुप्त हो जाती है। को जो होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, विभक्ति चिन्ह है ना, तो यहां पर को है। गगन चुंबी, अर्थात गगन को चूमने वाली या वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। तो इस शब्द में जो विभक्ति है वो छिपी हुई है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त व्यक्ति।
कर्ण तत्पुरुष समास की अगर बात करें तो इस प्रकार के समास में कर्ण कारक की विभक्तियों से द्वारा लुप्त हो जाती है। इसमें से और द्वारा प्रयोग होता है, जैसे सूर रचित, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सूरदास के द्वारा रचित है यह। तो यहां द्वारा क्या था, लुप्त था ना, इसमें द्वारा छिपा हुआ था। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, करुणा से भरा हुआ, करुणापूर्ण, यहां से क्या था, यहां लुप्त था, से यहां दिख रहा नहीं, दिखा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तो क्या यहां से दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। उसी तरह तुलसीकृत, रस भरा, रेखांकित, रोग पीड़ित और शोकाकुल इत्यादि। अब देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इस प्रकार के समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाते हैं, के लिए जो शब्द है ये लुप्त हो जाता है। जैसे विधान सभा, तो विधान के लिए, नियम बनाने के लिए सभा से विधान सभा। स्नान घर, स्नान के लिए घर। हथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। तो यह के लिए जो यहां विभक्ति चिन्ह है वह यहां लुप्त हुआ है। अब देखते हैं अपादान तत्पुरुष। इस प्रकार के समास में अपादान कारक की विभक्ति, जैसे से, विभक्ति अलग होने का भाव, यानी कि कोई वस्तु किसी से जब अलग हो तो वहां अपादान कारक कार्य करता है, लुप्त हो जाती है। जैसे जलहीन, तो क्या हुआ, यहां पर जल समाप्त हो रहा है, वहां पे अलगाव हो रहा है। जल से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। दोष मुक्त, दोष से मुक्त, यानी कि दोष जो था वो विलग हो गया, चला गया। संबंध तत्पुरुष की बात करें अगर, इस प्रकार के समास में संबंध कारक की विभक्तियां, जैसे का, के, की, लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजभवन, तो क्या इसका होगा, राजा का भवन। लोकनायक, लोक का नायक। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। विद्या सागर, विद्या के सागर, यानी विद्या का सागर। अधिकरण तत्पुरुष की अगर बात कर रहे हैं तो अधिकरण तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा, यहां प्रथम पद गौड़ होगा। इस प्रकार समास में अधिकरण कारक की विभक्तियां में, पर लुप्त हो जाती हैं। जैसे ग्रामवास, ग्राम में वास। नरोत्तम, नर में उत्तम। वनवास, वन में वास। आप बीती, आप पर बीती, तो ये दो चीजें वहां देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि अगर दो पद इस तरह हैं तो बी जो है यह उत्तर पद कहलाएगा, ठीक है। और पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास में समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है, जो, के समान इत्यादि शब्द आते हैं। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी परीक्षा में आ जाए तो परेशान नहीं होना कि अरे भाई हमने तो कभी देखा ही नहीं आज तक कभी। कामता प्रसाद गुरु ने द्विगु को कर्मधारय तत्पुरुष का भेद माना है, इसे संख्या पूर्वक कर्मधारय कहा है। यहां पर समस्त पद और विग्रह की बात करिए, देखते हैं। पीतांबर, पीत है जो अंबर, है जो आ गया ना। नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कमल नयन, कमल के समान नयन। परमेश्वर परम है जो ईश्वर इत्यादि। इसी तरह अन्य उदाहरण भी यहां पड़े हैं, आप देख सकते हैं। द्विगु समास की बात करें, जिस समास का पूर्व पद
संख्यावाचक विशेषण हो, ध्यान रखिएगा, संख्यावाचक विशेषण, वह द्विगु समास होगा। इस प्रकार समास में समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर तिरंगा 3 रंगों का समूह है, ध्यान रखिए 3। अठन्नी 8 आनों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समूह, संख्यावाचक दिख रहा है ना। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। अब देखते हैं द्वंद्व समास। देखिए, अगर थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, गति ज्यादा है, तो आप वीडियो को पॉज करके बैक करके बार बार देखने का प्रयास करें। द्वंद्व समास की बात करें, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं एवं दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है एवं विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य निम्नलिखित पद आ जाते हैं, जैसे और, अथवा, एवं, या, तो ऐसा समास द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे राधा कृष्ण, यहाँ पे योजक चिन्ह है ना, बीच में आप देख रहे हो योजक चिन्ह लगा हुआ है हर जगह, और विग्रह क्या होगा, राधा और कृष्ण। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। जय पराजय, जय और पराजय। भूत प्रेत, भूत और प्रेत। जीवन मरण, जीवन और मरण। बहुब्रीहि समास की बात करें अगर, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर जी। दशानन, 10 हैं आनन मुख जिसके रावण। घनश्याम, घन के समान है जो कृष्ण है। निशाचर, निशा रात्रि में विचरण करने वाला। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। चंद्रचूर्ण, चंद्र है चूर्ण पर जिसके भगवान शंकर। अब देखते हैं कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में प्रमुख अंतर यह है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण अथवा उपमान होता है एवं दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है। जैसे नीलकंठ, इसमें नील जो है विशेषण है और कंठ विशेष है। इसी प्रकार चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। चक्रधर, चक्र को धारण करते हैं जो, श्री कृष्ण। अब कुछ उदाहरण और देखते हैं। नीलकंठ कर्मधारय समास है, नीला है जो कंठ। बहुब्रीहि समास में नीला है कंठ जिसका, तो यह देखिए दोनों में अंतर दिख रहा है। लंबोदर को देखिए, ये सब सिमिलर वर्ड्स हैं जो ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कर्मधारय समास में क्या होगा, लंबा उदर। बहुब्रीहि समास लंबा है उदर जिसका। द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर देखते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण के रूप में कार्य करता है। जैसे दशानन द्विगु समास है, 10 आननों का समूह, यह क्या कहा जाएगा, द्विगु समास कहा जाएगा। जबकि बहुब्रीहि में क्या होगा, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो यह अंतर है। चतुर्भुज में द्विगु समास 4 भुजाओं का समूह, और बहुब्रीहि समास में यही क्या हो जाएगा, 4 हैं भुजाएं जिसकी, ठीक है, विष्णु। द्विगु और कर्मधारय समास में क्या अंतर है। द्विगु समास में प्रथम पद सदैव संख्यावाचक विशेषण होगा, ध्यान रखिएगा, सदैव की बात हो रही है, हमेशा, जो दूसरे पद की गिनती बताता है।
लेकिन कर्मधारय समास का एक पद विशेषण होने पर भी यह कभी संख्यावाची नहीं होता, संख्यावाचक नहीं होता। द्विगु समास का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, परंतु कर्मधारय समास में कोई भी पद दूसरे का विशेषण हो सकता है। उदाहरण के नवरत्नों, द्विगु का उदाहरण कैसे बनेगा? नवरत्नों का समूह। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, कर्मधारय हो गया। चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समूह, द्विगु समास है। रक्तोत्पल, रक्त है जो उत्पल, कर्मधारय। संधि एवं समास में कुछ बुनियादी अंतर भी है, जैसे देखते हैं। अर्थ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों संधि एवं समास समान होते हैं, उसमें भी विच्छेद होता है, संधि होती है। यहाँ भी आप देखेंगे कि समास जो है विभक्त भी होता है और समासिक भी पद रहता है। फिर भी इन दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं, जैसे संधि को तोड़ने को संधि विच्छेद कहा जाता है, जबकि समास को समास विग्रह। संधि के वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होता है, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। संधि वर्णों का मेल है, जबकि समास शब्दों का मेल है। यहां पर महत्वपूर्ण समास दिए गए हैं और उनके कई उदाहरण दिए गए हैं, तो यह आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से अगर जुड़े हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और पीडीएफ के द्वारा आप अपने इस अभ्यास को लगातार बढ़ा सकते हैं, जिससे कि काफ़ी जो है चीज़ें याद हो जाएंगी। तो विराम चिन्ह, अगली कक्षा में हम विराम चिन्ह की बात करेंगे और विराम चिन्ह कितने महत्वपूर्ण है हिंदी में, यह भी देख लिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।